यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी सीमेंस की कम है और मेरे पास अपना कंटेनर नहीं है, तो ये ड्रॉबैक भी समझिए कि मैं कोई इम्पोर्टेड सीमेंट का मेरे समय पे नहीं मंगा पाता। मान लीजिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो जो उनके उसमें टॉक्सिक चीजें हैं वो खत्म होती रहे, तो इसके लिए एडिटिव मिनरल चलाया जाता है थोड़ा। और फिर जान रहे हैं जब भी कोई इंजेक्शन या एंटीबायोटिक अंदर जाती है तो वो जो अच्छे वाले भी और खराब वाले दोनों को इफेक्ट करती है। तो अच्छे वालों को दोबारा बड़ी दिक्कत ये है कि मैन पावर की दिक्कत आती है और यहाँ पे कुछ डेयरी वाले रेट्स भी खराब कर देते हैं। जैसे अब नए नए डेयरी वाले लोग वो काम करने आए हैं, उसका पैसा वो पा रहे हैं, लेकिन उनको भी मदद की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी 30 गाय उनके भरोसे छोड़ दूंगा। ये मेरा भी पैसा लगा है, उनकी भी जिम्मेदारी। मोटा और पतले के चक्कर में पड़ा हुआ है बिल्कुल, कि मोटा दूध मिल जाए वो चाहे उसमें गोबर ही पड़ा हो। तो मेरा अपना मानना है कि डेयरी इतनी साफ सुथरी रहे कि अब आप जब दूसरे टाइम में, सबसे ज्यादा दूध ये देने वाली गाय है मेरी। 30 के ऊपर दूध देती है। अभी ये लगभग 1 महीने लेट है। ये है धंधा, ऐसा नहीं है जैसे समझ लीजिए ये उसका धंधा ना कहिए, जनरल स्टोर का धंधा नहीं है कि बोरे में से उठा के डाल दिया, बड़ा अच्छा काम है, 2 रुपए 3 रुपए हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं हूं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, और एक युवा पीजी करने के बाद जॉब न करके डेयरी फार्म में आ गए। तो आखिर इनका क्या मोटो है डेयरी फार्म में आने का, और आगे का इनका क्या फ्यूचर प्लानिंग है इस डेयरी फार्म में या अपने लाइफ में, हम इस चीज को वीडियो में जानेंगे। साथ में कैसे मैनेज करते हैं, गर्मी का मौसम है, क्या क्या परेशानियां आती है, कैसे इसका मैनेजमेंट करते हैं, कितने लेबर के सहारे करते हैं, हर एक चीज हम वीडियो में जानने वाले हैं। फिर ये कैसे सफल बने हैं, बहुत सारी चीजें जो कि हम वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में फीड मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट, हर एक चीज जानेंगे, इनका स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे। तो इनसे बात करते हैं, जानकारी पूरी जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो आइए बात करते हैं जानकारी। स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद आपका आने के लिए हमारे यहाँ। सबसे पहले फिर से आपका परिचय मैं जानना चाहूंगा। तो मैं जैसे बताया कि मेरा नाम हर्ष पटेल है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों होटल एडमिनिस्ट्रेशन से किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज से। और प्रेजेंटली मैं सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहा हूँ और पिताजी के बनाए हुए धंधे को देख भी रहा हूँ। तो सबसे पहले सर मैं आपके स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहूंगा। आपके फार्म का एरिया आप बता देंगे पहले आपसे। ये लगभग मैं समझता हूँ 110 फीट का ये लंबा शेड है। अच्छा। ये शेड 110 फीट का है और चौड़ाई इसकी लगभग 40 फीट है। अच्छा 40 ये शेड, और ये शेड लगभग 8-9 साल पहले का पुरानी उससे डिजाइनिंग से बना हुआ है। अच्छा। और बाकी नया शेड बनाने की तैयारी चल रही है। तो हाइट कितना है सर इसका? अब हाइट देखिए, ये मैं अपने डेयरी की दिक्कत बताऊं, ये हाइट मेरी कम है इस वाले शेड की। लेकिन इस शेड को मैं समझता हूँ एक्यूरेट शेड है, क्योंकि सीवान में जहाँ पे अगल बगल आबादी नहीं है, वहां पे अगर बहुत ऊंचा शेड बनाएंगे तो हवा आके उस शेड उड़ाने की भी दिक्कतें आती है। तो आइडल हाइट इतनी बहुत अच्छी है कि लगभग मैं समझता हूँ 15 फीट के आसपास है, 15 से 16 फीट के आसपास। और 1 फीट का ढलान है, तो ये समझ लीजिए उधर 16 है, इधर 15 है। और ये जो आपने बैरिकेडिंग कर रखा है तो वो कितना फीट का है सर? ये बैरिकेडिंग है, जो बाउंड्री है वो 3 फीट की है। उसके बाद वो 3.25 फीट का वो टीना ये बना रखा हूँ, जैसे बाहर के कुत्ते और वगैरह आना जाए अंदर, क्योंकि इनसे भी बीमारियां बढ़ती रहती हैं। और नाद जो है सर आपका कितने का है, वो कितना फीट का ये है? नाद लगभग 2.5 फीट चौड़ा है और 2 फीट के आसपास, 2 नहीं 1.5 फीट के आसपास गहरा है। और ये जो आपने क्या इसको बोलते हैं सर, जो लोहे का आपने बना रखा है? अब इसको मैंने बैरिकेडिंग टाइप की बनाई, जैसे गाय उस हौदी में ना जा पाए, उस नाद में ना जा पाए, और थोड़ा सा अगल बगल वालों को दिक्कत ना करे। कितना फीट हाइट रखें और कितना चौड़ाई रखें इसका, ये बता देंगे सर। अब इसकी चौड़ाई मैं समझता हूँ 1.5 फीट में मेजर चौड़ाई इसकी है। और एक नाद में मैं 2 ही गाय खिला रहा हूँ मौके पे। है 3 की व्यवस्था, बट 2 को। और ये एक जगह जो नाली के पहले का है सर, वो कितना फीट होगा? ये फीट 16 फीट है। ये 16 फीट आपने ले रखा? 16 फीट। अच्छा, और इधर भी 16 फीट होगा? इधर ज्यादा है, वो चौड़ा ज्यादा है, वो कम से कम 20। अभी आपके पास मतलब कितने लीटर तक की पशु उपलब्ध है? मेरे पास अपने घर की पशु हैं, वो इस समय 25 के आसपास दूध दे रही हैं। एक ये व्हाइट वाली है, ये मौके पे 2 महीने की ब्याई है, मौके पे 23-24 लीटर दूध है। एक वो ब्लैक वाली गाय भी है, वो ये दोनों मेरे घर की गाय हैं, 2-2 दांत हैं। और एक ये सींग वाली गाय भी मेरे घर की है, और ये अभी 1 महीने लेट है लगभग। तो किसी इम्पोर्टेड सीमन की है या ऐसी जनरल किसी? नहीं, मेरे डॉक्टर साहब अर्जुन जी हैं, वही सीमन डालते हैं। वो नॉर्मली ABS का डाल देते हैं, या फिर कभी कभार वो बैफ का भी डाल देते हैं। अच्छा। तो जैसे जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी सीमेंस की कम है और मेरे पास अपना कंटेनर नहीं है, तो ये ड्रॉबैक भी समझिए कि मैं कोई इम्पोर्टेड सीमन का मेरे समय पे नहीं मंगा पाता। मान लीजिए हीट में आई सीमन है नहीं, तो ये फिर भी कोशिश ये रहती है जो अवेलेबल है उसमें भी बेस्ट डाला जाए। और डॉक्टर साहब का ये रिकॉर्ड भी मेरे यहाँ अच्छा रहा है कि जो भी सीमन डाले सब उन्हीं के गायों का, उन्हीं के सीमन के बच्चे हैं। और सबने पहले लैक्टेशन में 25 के आसपास, 24, 25, 23 के आसपास दूध दिया है। तो कंसेप्शन में कभी प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ? कंसेप्शन के प्रॉब्लम लगभग
मैं समझ रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नहीं जब है। से मैंने थोड़ी सी बदलाव किया, जैसे पहले ऑर्थोडॉक्स तरीके से आ रहा था, जैसे गाय रखी जाती है, और समय के साथ साथ जान ही रहे यूरिया और ये केमिकल्स यूज होने के नाते फीड्स में दिक्कत आती है, तो इसके नाते आपको उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो जो उनके उसमें टॉक्सिक चीजें हैं वो खत्म होती रहे। तो इसके लिए एडिटिव मिनरल चलाया जाता है थोड़ा। अच्छा। और फिर टॉक्सिक बाइंडर भी यूज करता हूँ। तो उसी पर बात करेंगे सर, फीड वगैरह बात करेंगे। जैसे सारी की सारी पशु आपकी 20+ वाली है? हाँ, 20+। और तो उनका फीड मैनेजमेंट क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल्स में बताएंगे? मैं फीड में, अब देखिए मैं किसी सूखा चारा हरा चारा कितना देते हैं ये आप बताइए सब। अब मेरे पास ये भी एक समझ लीजिए, अब मैं अपना ड्रॉबैक बताऊं, हरा चारा मैं नहीं दे रहा। अच्छा। उसकी जगह पे मैं साइलेज दे रहा हूँ। अच्छा, साइलेज। हाँ, मौके पे 7 रुपए 60 पैसे के हिसाब से मुझे पर क्विंटल मिल रहा है। तो जैसे सूखा चारा कितना देते हैं आप ये बताइए? अब मैं भूसा लगभग दोनों टाइम मिला के 6 kg देता हूँ। अच्छा। बाकी साइलेज को मैं 12 से 15 kg एक गाय को देता हूँ, जो 24-25 पे है। अच्छा। सबका नहीं है ये। बाकी जो कम दूध पे है उनको भूसा ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि हरा चारा होता तो हरा चारा दिया जाता। लेकिन अब हरा चारा अवेलेबिलिटी नहीं है, इस नाते ये दिक्कत है। उसके बाद फीड कितना देते हैं आप? फीड में अब जो ये व्हाइट वाली गाय है जी, और वो गाय है, उन दोनों को मिला के मैं लगभग एक टाइम में 3-3.25 kg तिवाना देता हूँ। अच्छा। और 1 kg के आसपास दर्रा देता हूँ। अच्छा, गेहूं का मोटा कर रहे जो उसके हाथ में चिपके ना। अच्छा। बाकी 100 ग्राम मिनरल है। दोपहर के टाइम में इनको 15 kg के आसपास सुबह शाम मिला के एक बार दोपहर में दिया जाता है, फिर रात में अपना खाना खाने के बाद भी दोबारा साइलेज दिया जाता है। अच्छा। तो 7 kg 7.5 kg एक टाइम में साइलेज दिया जाता है। डिवॉर्मिंग समय पर करा? डिवॉर्मिंग अब देखिए कहने को 90 दिन में कराई जाती है, बट वो 90 दिन का साइकिल मेंटेन नहीं हो पाता। फिर भी कोशिश रहती है कि अगले ऑफ फीड होने से पहले हो जाती है, 4 महीने के पहले हो जाती है। अच्छा, कोई स्पेशल मतलब इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट का, या जनरली वो? नहीं, मैं स्विच करता रहता हूँ। एक बार अगर मैंने किसी रेफोमिसाल से किया है तो अगली बार ऑक्सीक्लोराइड से कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा शिफ्ट करता रहता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक सॉल्ट उस गाय के लिए पेट वो मतलब रेसिस्टेंट बना लेता है। हर सॉल्ट हर चीज पे काम नहीं करता, और हर दूसरी या तीसरी बार रिंग वॉर्म टेप वॉर्म के लिए अलग से कर देता हूँ। तो वो दिक्कत है। बाकी वो दिक्कत आती नहीं, क्योंकि चरती नहीं है गाय, इस नाते वो टेप वॉर्म रिंग वॉर्म की दिक्कत नहीं आती। तो जैसे पशुओं को डिवॉर्मिंग करने के बाद उनका गोबर जो गीला हो जाता है क्या? नहीं, जैसे अगर वो अलग अलग सॉल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने रेफोमिसाल से किया है तो ना पोकेगी पशु, ना ढीला गोबर करेगी। अच्छा। और कोशिश रहे कि जब आप क्या नाम है डिवॉर्मिंग करें तो कुछ दिन तो 10-15 दिन तो आपको कम से कम ऐसा कुछ चलाना चाहिए जो रुमेन को उनके और थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाए। जैसे मैं यूज करता हूँ टोना काइंड आता है एक, तो वो थोड़ा प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक रहता है। तो वो जो माइक्रोफ्लोरा थोड़े डाउन भी हो जाते हैं कीटिक दवा पाने के बाद, वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, दाना खाने भूसे पे आ जाती है। अच्छा, ये 10 दिनों तक? हाँ, 10 दिन तक दिया जाता है। अब वो 50-50 ग्राम का डोज है टोना काइंड का, वो देता हूँ। या फिर कभी कभी कंपनियों की दवा आती है, कॉन्सेप्ट की फ्लोराटोन आती थी। अच्छा। उसको दिया जाता है। रूमेन एफएस आता है एक बोलस में और पाउडर में, तो वो सब प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक से इनहेंस्ड हैं। तो वो काम करते हैं। वो काम ये करते हैं कि भूख को दोबारा से लाते हैं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं जब भी कोई इंजेक्शन या एंटीबायोटिक अंदर जाती है तो वो जो अच्छे वाले भी और खराब वाले दोनों को इफेक्ट करती है। तो अच्छे वालों को दोबारा सर्वाइवल में लाने के लिए करना पड़ता है। अच्छा। तो जैसे ये चीज जानना चाहते हैं अब हम कि परेशानी इनके साथ में क्या होता है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, हमने सुना है कि डायरिया वगैरह बहुत ज्यादा होता है। डायरिया देखिए 2-3 कारण है, 2-3 कारणों से डायरिया हो सकता है, हमेशा नहीं होता। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर टाइमली आपने कीड़ी दवा नहीं दी है तो भी डायरिया हो जाता है, क्योंकि एक्सेसिव फीडिंग होती है, उस फीड की गर्मी, फिर बाहर का टेम्परेचर, तो वो समय में डायरिया हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि गाय ओवर फीडिंग में भी चली गई है तो भी डायरिया हो गया। तो इन सब चीजों को ध्यान रख के चलना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि हर दिन कम से कम 50 ग्राम मीठा सोडा हर गाय को दिया जाए। अच्छा। डायरिया और पेट में ना भूख लगने की या खड़ा गोबर खड़ा चारा आने की समस्या से निजात रहेगा। अच्छा, मीठा सोडा हाँ, मीठा सोडा 50 ग्राम के हिसाब से हर गाय को रेगुलर चला सकते हैं। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि वो अच्छा काम करेगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डेयरी में मतलब क्या फेस होता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब मेरी अपनी डेयरी की, अब मैनेजमेंट को लेकर के सर, मैनेजमेंट के लेके सबसे बड़ी दिक्कत तो देखिए मैन पावर की है। कोई जिम्मेदार व्यक्ति मिलता नहीं है। अब ये लगभग इनको दिखा दें, इसको लगभग 5 सालों से मेरे यहाँ है और काम कर रहे हैं। ये भी खुश हैं हमसे, हम भी खुश हैं, लगे हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैन पावर की दिक्कत आती है। और यहाँ पे कुछ डेयरी वाले रेट्स भी खराब कर देते हैं। जैसे अब नए डेयरी वाले लोग खोलते हैं, वो खुद करने की स्थिति में होते रहे तो नए आदमियों को ऐसा रेट कोट कर देते हैं काम करने का कि वो मुमकिन नहीं होता। वो लॉन्ग टर्म में वो भी जान जाते हैं कि नहीं हो पाता। अच्छा। आदमी उनके यहाँ भी छोड़ देता है, रेट भी खराब हो जाता है और आगे काम होने में दिक्कत होती है। अच्छा। तो ये दिक्कत है जो नई डेयरी फार्मर्स खोल रहे हैं, जो शौक में खोल रहे हैं, उनके अपने क्योंकि कारण है उनके पास एक्सपीरियंस है नहीं, वो किसी डेयरी से किसी व्यक्ति को ले जाते हैं कुछ 1000-2000 बढ़ा के, और
वो आदमी चला भी जाता है। तो दिक्कत यही आती है कि रेट खराब हो जाता है। अब जैसे आप भी जान रहे हैं कि हर चीज को एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आप 15,000 पे आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको भी हर चीज को बना के चलना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी बना के रखनी पड़ेगी। तो इसी तरीके का है। बाकी जो सब आदमी ऐसे नहीं है। अब हमारे यहाँ बता रहा हूँ मौर्य जी हैं, लगभग 5-6 सालों से लगभग है, 5 साल से ऊपर हो गया। इसके पहले एक लगन करके थे, वो भी थे। और बाकी हमारे यहाँ रेगुलर एक लोग रहते हैं। बाकी ये इनके गोबर फेंकने के लिए एक हमारे गांव की महिला है, उसको रखा जाता है। वो सुबह शाम गोबर आके फेंक देती हैं। तो इनके ऊपर भी लोड कम है। इनका काम है दूहना, खिलाना, नहलाना। बाकी हम हैं, पिताजी भी हैं, हम लोग भी रहते हैं, तो एक्टिवली रहते हैं। इनके ऊपर पूरा प्रेशर नहीं रहता। और देखिए वो काम करने आए हैं, उसका पैसा वो पा रहे हैं, लेकिन उनको भी मदद की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी 30 गाय उनके भरोसे छोड़ दूंगा। ये मेरा भी पैसा लगा है, उनकी भी जिम्मेदारी है। और जब म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी आदमी भी आपके यहाँ काम करेगा और तभी आप भी सक्सेस हो जाएंगे। मैक्सिमम डेयरियां यहाँ इसीलिए फ्लॉप। आदमी काम करने के भरोसे डाल तो दिए, अब आदमी गोबर खींचे कि गाय डिस्चार्ज कर रही है, समझे। दिन भर गोबर खींचता बेचारा परेशान है, तो गाय हीट में आई है मालूम नहीं है, मालिक अपना एसी के कमरे में सो रहा है। तो इस तरह डेयरी नहीं चलेगी, खासकर नई डेयरियां ये इसीलिए फ्लॉप होती हैं। अच्छा। तो अब रोग को लेकर के बात करेंगे सर। रोग मतलब क्या क्या अभी तक आपने महसूस किया है और कैसे उपचार किया? टचवुड मामला ऐसा है कि FMD जैसा रोग अभी मेरे यहाँ आया नहीं है, क्योंकि प्रॉपर वैक्सीनेशन होती रहती है। अर्जुन जी जब भी होता है वैक्सीनेशन, अब जब भी अर्जुन जी के सरकारी सप्लाई में आ जाता है, वो ला के कर देते हैं। उनको मुझे बताना नहीं है ना, मैं उनसे पूछता हूँ कब क्या कैसे करना है। वो उनका फिक्स है कि जब भी शुरू होता है वैक्सीनेशन, उसका भी टाइम है, टाइम पे वैक्सीनेशन शुरू होता है, तो वो ला के ऑटोमेटिकली 1-2 दिन समय निकाल के वैक्सीनेशन कर देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने फेस की है, अभी तो नहीं, फिलहाल 1 साल से तो दिक्कत कम आ रही है, मैस्टाइटिस की सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ, ये सारी डेयरीज के अंदर दिक्कत है। और उसका सबसे बड़ा कारण है सफाई। अब देखिए, डेयरी ऐसी साफ रहे, मैं जैसे इसका भले जानवर हैं, इस सफाई में दूध जो निकलेगा, उस दूध की गुणवत्ता, और कितना भी मोटा दूध हो, गंदगी में निकले, उस दूध की गुणवत्ता में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। मैंने डेयरियां देखी हैं जिसमें गोबर लगे रहते हैं, वो दूध में गिर जाते हैं। और आदमी मोटा और पतले के चक्कर में पड़ा हुआ है, बिल्कुल, कि मोटा दूध मिल जाए, वो चाहे उसमें गोबर ही पड़ा हो। तो मेरा अपना मानना है कि डेयरी इतनी साफ सुथरी रहे कि अब आप जब दूसरे टाइम में आइए डेयरी में, तो गाय भी साफ मिले, दूसरे टाइम गाय के थन में, गाय की पूंछ में गोबर ना लगा रहे, आप भी साफ सुथरे रहे, गाय भी साफ सुथरी रहे। तो कोशिश इतनी रहनी चाहिए। बाकी मैस्टाइटिस एक सबसे बड़ी दिक्कत है हर डेयरीज में। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग गायों को अगले लैक्टेशन में के पीरियड गैप नहीं देते, ऑर्डर उनके अच्छे से डेवलप नहीं होते। हम लोग रोज उस थन को दबा रहे हैं, उसमें से कई नसें रोज टूटती हैं, बनती हैं, सेल्स बनते हैं, टूटते हैं। तो जब तक आप 60 दिन 65 दिन का अच्छा गैप, जो पूरा ड्राई गैप नहीं देंगे, खास साथ में उसके कोई विमरॉल टाइप का या फिर अडस्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का देंगे नहीं, तो ये दिक्कत आएगी, निश्चित आएगी। और तब भी जब हाई मिल्किंग कैटल हो जाए, 25-26 दे रहा है, रोज निकल रहा है दूध, उसमें से हम लोग फीड के माध्यम से सब कुछ नहीं दे सकते, इसलिए सपोर्टिव में उसको विमरॉल ये सब व्यवस्था चलाते रहे, जैसे उसके अडर में लीस्ट दिक्कत आए, लीस्ट इन्फेक्शन होने की चांसेस रहे। फिर भी होती है, ये नेग्लेक्टेबल नहीं होता है, होता है, सब क्या होता है। बट ये है कि आप कितनी जल्दी उसको डायग्नोज करके किस सॉल्ट से उस पर आप तुरंत ही एक्टिवली उसको रोकथाम पे आप कर सकते हैं। क्योंकि मैस्टाइटिस ऐसा है कि अगर एक टाइम आपने मिस कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम पे वो ऑर्डर लगभग अपने 30% इफिशियंसी खो देता है। अगर एक बार उसमें से पानी जैसा सब्सटेंस आ गया, तो समझ लीजिए उस पूरे लैक्टेशन में आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो थन उस परफॉर्मेंस पे नहीं आएगा जिसपे परफॉर्मेंस था। तो ये है कि आप जब भी ऐसी दिक्कत देखें, दूसरे टाइम आपको अनुभूति हो जाएगी कि हल्का सा हार्डनेस है, या ऊपर खिंचाव है, तनाव है, गर्म है, तो उसको अगर तुरंत देख लिए करें। बाकी मैं एक नेचुरल रेमेडीज का प्रोडक्ट है विस्प्रेक स्प्रे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारी गायों को धोने के बाद, बच्चा पिलाने के बाद उसको स्प्रे एज समझ लीजिए उसको रोकथाम के लिए मार देता हूँ, और हो भी नहीं रहा है, बाकी कोशिश रहती है कि ना ही हो। तो सबसे बड़ी हाई मिलकर आपके पास यही है अब मौके पे, ये है, उसके बगल वाली गाय है। अच्छा। 2 गाय उधर भी हैं। और एक ये हाई मिल्क, सबसे ज्यादा दूध ये देने वाली गाय है मेरी। 30 के ऊपर दूध देती है। अभी ये लगभग 1 महीने लेट है। ये है, ये 6 दांत की है, अब की बात दूसरा भी आ रही है। एक गाय मेरी ये भी बैठी हुई है, 5th लैक्टेशन की है। हाँ, और मेरा अपना ये भी मानना है कि अगर गाय आपके घर की है, तो वो 6-7 बेत तक आपको अच्छा प्रोडक्शन दे सकती है। ये 5वें बेत की है, इस समय लगभग 8-8.5 महीने की ब्याई हुई है। 20-21 लीटर दूध पे अभी भी है। तो अच्छी अगर ब्रीडिंग है, अच्छा खान पान है, तो गाय लंबा चलेंगी भी, गाय लंबे बेत पे भी चलेंगी। और सबसे किनारे वाली जो गाय है, वो इस बार 13th लैक्टेशन की गाय है। अच्छा, मेरे घर की बच्चा है। उसका एक अडर थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गया है, फिर भी वो बच्चा 60 से 61वें दिन हीट में आती है, कंसीव हो जाती है पहले शॉट में। इसी नाते वो लगभग जितने दिन से है तब से वो कंसीव होकर दूध दे रही है। मौके पे भी इसमें 17-16-17 लीटर दूध अभी। हाँ, 3 महीने की गाभिन भी है। तो कुल मिलाकर के डेयरी फार्म को करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बाकायदे तरीके से करना चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये धंधा ऐसा नहीं है जैसे समझ लीजिए ये
उसका धंधा ना कहिए, जनरल स्टोर का धंधा नहीं है कि बोरे में से उठा के डाल दिया, बड़ा अच्छा काम है, 2 रुपए 3 रुपए हो गया, मुनाफा अच्छा है। लोग कहते हैं कि मुनाफा नहीं है, मैं समझता हूँ कि मुनाफा है। और अगर 10,000 का दूध बिक रहा है तो आपको किसी भी गिरी से गिरी हालत में 3,000 का मुनाफा होगा। हाँ, ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब 250 लीटर दूध में 4 आदमी काम करने वाले रहेंगे, 4 आदमी का वो खर्चा, बीमारियां आ रही हैं वो खर्चा, तब आप नुकसान में हो जाएंगे। अब जैसे अभी हमारे यहाँ है, अभी मैं पेड़ में बस 1 लोग हैं, हम 2 लोग हैं, तो मोटी मोटा 2 पैसा तो घर में जा रहा है। तो आप जब भी धंधा करेंगे, जितना आपके घर का मैन पावर होगा उतना मुनाफा आपका होगा। और मैन पावर तब बढ़ाइए जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ये है, इतना करते रहे। बाकी किसी को भी मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, करे काम, और अच्छा काम है। मैं इतना बढ़ने के बात कर रहा हूँ जी, बिल्कुल। हाँ, और भी लोग हैं, और ये इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस या बहुत पढ़ाई लिखाई की बहुत जरूरत नहीं है। लंबे टाइम पे आप सीखेंगे, समझेंगे, और ये कुल मिला के प्रैक्टिकलिटी का धंधा है। अगर आप प्रैक्टिकली स्ट्रांग हैं तो आप सरवाइव कर जाएंगे, नहीं है तो आपके पास कितना भी पैसा हो, रोज गाय लाने से, रोज दूध मतलब दूध के लिए मार्केट ढूंढने से दूध नहीं पैदा हो पाएगा। आपके पास जो है उसमें से बेस्ट निकाल के लाइए, फिर जब जरूरत पड़े तो एक और लेके आइए। तो ये है। चलिए सर, काफी अच्छी आपने जोशीला संदेश दिया हमारे दर्शकों बंधुओं को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आने के लिए, और मुझे भी मुझ जैसे लोगों को दिखाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका।